नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। पवन कुमार ने शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन का पदभार संभाला, कहा जल्द करवाई जाएंगी एचटेट की परीक्षा। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर डीसी को सौंपा ज्ञापन। राजकीय महिला महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर में छात्राओं को सिखाए आत्मरक्षा के गुर। अपनी मांगों को लेकर मिड डे मील कार्यकर्ताओं ने जताया रोष, डीसी को दिया ज्ञापन। जेसीआई भिवानी स्टार ने लगाए बर्ड फीडर्स। और अब खबरें विस्तार से। चरखी दादरी के राजकीय कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर पवन शर्मा ने हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन पद का कार्यभार संभाला। उनकी माता श्रीमती मनपति ने आशीर्वाद के साथ उन्हें कुर्सी पर बैठाया। इस मौके पर डॉक्टर शर्मा की बेटी डॉक्टर नैन्सी शर्मा और आचार्य माईजी महाराज विशेष रूप से मौजूद रहे। पदभार ग्रहण के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर पवन शर्मा ने कहा कि बोर्ड की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम को और भी बढ़ाया जाएगा ताकि परीक्षाओं में पारदर्शिता बनी रहे। बोर्ड परीक्षाओं में पेपर आउट के मामलों में राज्य सरकार व शिक्षा बोर्ड के स्तर पर पहचान करके नकल करवाने में संलिप्त निरीक्षक, छात्रों व अन्य कर्मचारियों व पुलिस कर्मियों पर बड़ी कार्यवाही की गई है ताकि बोर्ड परीक्षाओं में नकल में हस्तक्षेप को समाप्त किया जा सके। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि हरियाणा में 10वीं के गणित के पेपर में सिलेबस से बाहर से प्रश्न पत्र आने के मामले को लेकर कमेटी बनाकर सब्जेक्ट एक्सपर्ट की राय ली जा रही है। उसके आधार पर ही यह निर्णय लिया जाएगा कि 10वीं के मैथ के पेपर के विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए जाएं या नहीं। उन्होंने बताया कि हरियाणा प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू करने का कार्य किया है। वह न केवल स्कूली बल्कि विश्वविद्यालय स्तर पर भी लागू की गई है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत उनका उद्देश्य संस्कारवान शिक्षा देना तथा बच्चों के रुचिकर विषयों को शामिल करना होगा। बोर्ड का उद्देश्य यह भी रहेगा कि वे बच्चों को न केवल साक्षर करें बल्कि उन्हें शिक्षित बनाने का काम भी करें। अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि लंबे समय से चेयरमैन व अन्य अधिकारियों के पद खाली थे, जिसके चलते यह काम आगे नहीं बढ़ पाया था। अब अध्यापक पात्रता परीक्षा के कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने कहा कि परीक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं और नकल के जो भी मामले सामने आ रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले तो मैं हरियाणा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का, माननीय शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा जी का और हमारे जो प्रांत के अध्यक्ष महोदय हैं बड़ौली साहब तथा अन्य सभी हरियाणा सरकार के अधिकारी जिन्होंने मुझे इस दायित्व के लायक समझा है और मेरे से जो अपेक्षाएं रखते हुए मुझे ये दायित्व दिया गया है, मैं पूर्ण विश्वास और शपथ पूर्वक ये बात कहना चाहूँगा कि उनकी अपेक्षाओं पर मैं पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करूँगा। बोर्ड की गरिमा के और खास तौर पर जैसा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य टू इवेलुएट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स है, यानी विद्यार्थियों की गुणात्मक जो शिक्षा है उसका इवेल्युएशन करना है, उस पर खास तौर पर ध्यान दूंगा। और इसके अलावा जैसे अभी पीछे भी कुछ एक दिनों में हमने न्यूज़पेपर्स में छोटी मोटी घटनाएं क्वेश्चन पेपर से संबंधित सुनी हैं, इस प्रकार की जो त्रुटियां हमारी कार्यशैली में यदि कहीं हैं उन पर पूरा विचार किया जाएगा और उनको दूर किया जाएगा और कोशिश रहेगी कि शिक्षा खास तौर पर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर तक की जो हमारी शिक्षा है, स्कूली शिक्षा जिसे हम कह सकते हैं, उसको पूरे भारतवर्ष में एक नंबर पर हम लाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें जहाँ तक टर्मिनोलॉजी है जो हम आमतौर पर यूज़ करते हैं उसको कई बार इंटरप्रिटेशन गलत कर लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही थी, पेपर लीक नहीं हुए हैं, आउट हुए हैं। लीक होने का मतलब होता है क्वेश्चन पेपर खुलने से पहले कोई पेपर लीक हो जाए। वो वास्तव में बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर एक खामी होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है कहीं पर भी। हाँ,
विद्यार्थी परीक्षार्थी जो होते हैं उनके अंदर एक एग्जाम फोबिया होता है, जबकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी बार बार परीक्षाओं के समय में खास तौर पर विद्यार्थियों को परीक्षार्थियों को बहुत मोटिवेट करते हैं, क्योंकि उन्हें इस बारे में अनुभव है कि भाई किस प्रकार से एग्जाम का जो प्रेशर है एक विद्यार्थी पर होता है। उसके बावजूद भी यदि हम ऐसा कहें कि भाई पेपर आउट हो गया, देखिए यहाँ पर सभी की साइकोलॉजी एक जैसी तो नहीं हो सकती। एक तरफ कोशिश करता है कोई भी इंसान कि जितना आसानी से उसे अचीव हो जाए कुछ हो जाए वो अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ जब हमने पहले भी कहा है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का खास तौर पर इसी बात पर एम्फेसिस रहेगा कि जहाँ तक हो सके हम कहीं पर भी किसी प्रकार की ऐसी खामी नहीं आने देंगे। पेपर आउट होने की जहाँ तक सवाल है बात है, उनको बाकायदा आइडेंटिफाई किया गया है, उनको एक्शन उन पर लिया गया है, इन्विजिलेटर्स पर भी एक्शन लिया गया है, बाहर यदि किसी कर्मचारी अधिकारी के स्तर पर कोई कमी रही है उन पर भी एक्शन लिया गया है। हरियाणा सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और मैं हरियाणा सरकार के एक नुमाइंदे के तौर पर यहाँ जो मुझे ये दायित्व दिया गया है कोशिश करूँगा कि अपने पूरे स्टाफ के साथ और प्रांत के शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों के साथ मिलकर के एक ऐसा सामंजस्य हम बैठाएंगे कि कम से कम जो नकल का एक बुरा हमारे समाज में प्रचलन है उससे हम दूर रहें। भिवानी जिले की सैकड़ों आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उपायुक्त को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आंगनबाड़ी वर्कर्स की सबसे बड़ी समस्या पोषण ट्रैकर पर फेस कैप्चर और आरटीआई के बारे में अवगत करवाया। आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने मांगों के समर्थन में प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन का संचालन राजबाला निनान और अध्यक्षता राजबाला शर्मा ने की। आंगनबाड़ी कर्मियों को संबोधित करते हुए राजबाला शर्मा ने कहा कि आए दिन सरकार वर्करों का शोषण कर रही है। वर्करों को फेस कैप्चर करने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है, जिससे उन पर मानसिक दबाव बन रहा है। विभाग द्वारा जो मोबाइल फोन प्राप्त हुआ है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिले के सैकड़ों आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन दिया। राजबाला निनान और राजबाला शर्मा ने कहा कि उन्हें फेस कैप्चर में ओटीपी इनवैलिड, फेस कैप्चर ना होना, ओटीपी न आना आदि बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के और वर्करों के बीच में आपसी बहस भी होती है। उन्होंने बताया कि हेल्पर द्वारा बनाए जाने वाले लाभार्थियों का राशन एक दिन में 3 प्रकार का बनाया जाता है, जिससे हेल्परों आंगनबाड़ी में जो बच्चे आते हैं उनको संभालने में दिक्कत होती है। बाजरा गर्मी में दिया जा रहा है जो लाभार्थी नहीं लेते, और बाजरा गर्मी में लोग पसंद नहीं करने के कारण लाभार्थियों की संख्या कम हो रही है। अगर मेन्यू को रुचिकर बनाया जाए तो लाभार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी भी होगी। ऐसा कोई राशन विभाग द्वारा दिया जाए जिसमें पौष्टिकता भी हो और लाभार्थी रुचि से भी खाएं। लाभार्थी जो पसंद ही नहीं करते, इससे विभाग के पैसों की भी बर्बादी होती है। हेल्पर का सारा समय उनका राशन बनाने में जाता है। सीटू नेता कॉमरेड अनिल कुमार ने कहा, सरकार महिला दिवस पर महिलाओं का ही शोषण कर रही है। उनको नए नए जुमले देकर उनसे अपना काम निकलवा रही है। सरकार की रणनीति है कि वर्कर से काम ज्यादा लिया जाए, इनका मानदेय ना बराबर दिया जाए। मैं राजबाला शर्मा हूँ, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की जिला सचिव हूँ CI2 से। आज जो हमारा प्रोटेस्ट किया गया है वो इससे हमारी जो मांगे हैं उनको सुनवाई नहीं हो रही, और जो हमें दिया जाता था सब्जी का खर्च लाभार्थियों के लिए राशन बनाने के लिए सब्जी का खर्च उसमें भी कटौती कर दी, और कोई ईंधन का पैसा नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल हेल्पर का और आंगनवाड़ी वर्कर का शोषण ही किया जा रहा है। लाभार्थियों को वो क्या दे। दूसरी हमारी मांग है, हमारे से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह का काम करवाया जाता है। दोनों तरह के काम में ना ही तो कई सालों से हमें रजिस्टर दिए गए हैं, और ऑनलाइन का पहले हमें 600 रुपये नेट का रिचार्ज मिलता था, जिसको 500 रुपये कर दिया गया है। वो भी समय पर नहीं आता, और जो फ़ोन दिए गए हैं वो भी बिल्कुल 3G के फ़ोन है, जो आज ज़माना है 5G का। वो फ़ोन काम ही नहीं करते। बेचारी वर्कर सारा दिन एरिया में OTP के लिए बैठी रहती है, ना ही फेस कैप्चर हो पाता है और ना ही OTP मिलता है। लाभार्थियों ने तंग आके ये कहना शुरू कर दिया कि 100 ग्राम राशन के लिए मैडम आप बहुत परेशान करते हो। जब बार बार उनसे OTP मांगा जाता है तो वो OTP भी नहीं देते। लाभार्थियों की संख्या भी इसी तरह कम हो रही है, और राशन में कुछ नहीं है। 6-6 महीनों से तेल वगैरह नहीं आया है। दलिया और चावल दिए जाते हैं, सब्जी भी पानी में उबाल कर दी जाती है। राशन इतना डाल दिया जाता है जिसके 45 से 50 दिन तो हमारे तक आते आते खत्म हो चुके होते हैं।
90 दिन या 120 दिन उसका यूज करने का टाइम होता है, जो 45 से 50 दिन ही बचते हैं हमारे पास उसको यूज करने में, और फिर उसको हमें डबल तिबल मात्रा में देते हैं। और जो मेनू चार्ट विभाग द्वारा दिया गया है, फिर वो आंगनवाड़ियों में लगे हुए हैं। जब मेनू चार्ट को मजबूरीवश हमें उस राशन को खपत करने के लिए, एक्सपायरी से बचाने के लिए उसी राशन को बार बार 7 के 7 दिन वही देना पड़ता है, तो लाभार्थी भी परेशान है और उस मेनू चार्ट का भी कोई मतलब नहीं है। लाभार्थी हमारे साथ लड़ाई करते हैं, आप लोगों ने तो पूरी, परांठा, गुलगुले, मुरमुरे ये लगाए हुए हैं इस मेनू चार्ट में, आप जानबूझकर हमें ये नहीं दे रहे। आप इसको खुद रखते हो अपने लिए और हमें दलिया और खिचड़ी देते हो। खिचड़ी भी नहीं है, सिर्फ आलू 20 रुपए किलो से ज्यादा ही सब्जियों के रेट, हाँ आज की महंगाई में। और विभाग पहले 20 रुपए के हिसाब से देता था किलो का, अब उसने उसको भी 14 रुपए कर दिया, जो 14 रुपए में कोई भी सब्जी नहीं आती। मेरा नाम शशि बाला है, मैं भिवानी की कार्यकर्ता हूँ, आंगनवाड़ी में काम करती हूँ। और हमारी मेन मांगे हैं कि हमें न्यूनतम वेतन हमारे लिए लागू किया जाए, हमें स्थायी कर्मचारी में के श्रेणी में शामिल किया जाए। जैसे कि प्रधानमंत्री ने हमारे पीछे भी 1500 रुपए बढ़ाए थे आज से 5 साल पहले, वो हमें आज तक नहीं मिले हैं। जिसको अगर इकट्ठा किया जाए तो वो पैसा हमारा एक ठीक अमाउंट बन जाता है, जिससे बेनिफिशियरी जो हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनको थोड़ा रिलीफ मिलता है। मांगे नहीं मानी तो आगे कैसे? और हमारी अगर मांगे नहीं मानेगी तो हम आंदोलन पे उतरेंगे और हम आंगनवाड़ी केंद्रों का ताला लगा देंगे और सीधा हम उपायुक्त महोदय के और उससे आगे फिर चंडीगढ़ तक हमारी रैली रहेगी और हम अपनी डिमांड मनवा के रहेंगे। आज का जो प्रोटेस्ट है उसके लिए हमें मजबूर किया गया है सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा। हम नहीं चाहते कि हम लोग ऐसे सड़कों पे आए बैठे, क्योंकि अगर सरकार हमें अच्छे से फैसिलिटी देगी, अच्छे से सारी सुविधाएं देगी, हमारी बातों को सुनेगी, तो हम अपना बेस्ट काम करके भी दिखा देंगे। तो हमें जरूरत ही नहीं है सड़कों पे आके बैठने की। सबसे पहली बात, मोदी जी एक बात बार बार बोलते हैं कि हमें भारत को डिजिटल बनाना है, और आंगनवाड़ी विभाग के लिए भी बोलते हैं कि मुझे आंगनवाड़ी भी डिजिटल चाहिए। ठीक है, उन्होंने हमें मोबाइल दिया ऑनलाइन काम के लिए, लेकिन मोबाइल कैसे दिए जिसमें पोषण ट्रैकर ऐप एक ऐसा ऐप है जिसमें बहुत ज़्यादा तो डाटा लगता है, और उसके साथ टेक्निकल इशू इतना आ जाता है कि बार बार साइड बिजी, क्योंकि पूरे भारतवर्ष के लिए ही है ये पोषण ट्रैकर ऐप। सभी वर्कर्स काम करती हैं, ऑन ड्यूटी तो हम काम कर ही नहीं सकते उसमें, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है पोषण ट्रैकर पे कि साइड बिजी या इस तरह करके, तो या तो हम शाम को निकलते हैं उसके लिए या सुबह। तो हम ये जानना चाहते हैं विभाग से या सरकार से कि क्या हमारा काम अब 24 घंटे का हो गया? अगर 24 घंटे का हो गया तो वेतन तो नहीं है हमारा इतना, जो हमारा वेतन है वो भी समय पे नहीं मिलता। अगर आपको काम कराना तो अच्छे से कराओ। और दूसरी बात, एक हमारे ऊपर बार बार RTI बड़ी लग रही है, फिर हमसे कहते हैं काम की उम्मीद रखते हैं, काम नहीं करते। अब पोषण ट्रैकर ऐप है, उसमें फेस कैप्चर और EKYC का काम हमें दिया गया है। उसमें क्या है कि हमें मतलब बेनिफिशियरी जिनको हम राशन दे रहे हैं उनका फेस कैप्चर करना है और उनके पास OTP भेजना है। OTP जाता है जिससे जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होता है। अब क्या होता है, मोस्टली लेडीज का मोबाइल नंबर नहीं है, उनके हस्बैंड का है। उनके हस्बैंड ड्यूटी पे होते हैं, काम पे होते हैं, खेत में होते हैं। जब लेडीज उनसे बार बार OTP लेती हैं तो उनको भी, लेडीज को भी दिक्कत और हस्बैंड को भी दिक्कत। इस बात से वो परेशान होकर हमें एक जवाब देती है, मैडम इतने का तो राशन नहीं है जितने का तुम लोग हमें परेशान करते हो। तो इस चीज़ के लिए बेनिफिशियरी हमें यही बात बोल रही है बार बार कि हमें तो राशन की जरूरत नहीं है, हम राशन नहीं लेंगे। क्योंकि OTP वाला काम ऐसा है कि टेक्निकल इशू की वजह से एक बार OTP लेने से काम नहीं चलता। क्योंकि मैंने खुद मेरा करके देखा, एक बार मुझे 10 बार OTP लेना पड़ा था उसमें, जिसमें वो आदमी भी और वो औरत भी परेशान होकर हमें कह दिया कि आगे से हम ना तो राशन लेते, ना हमसे OTP मांगने आप आओगे। तो फील्ड में निकलना, लोगों से रूबरू होना, वो हमें पता है, हम ही जानते हैं। हाँ, टेक्निकल खामियों को दूर किया जाए। और मोबाइल जो हमें दिए गए ना वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है। मोबाइल अगर आप 5G का काम करवा रहे तो मोबाइल भी 5G ही होना चाहिए, ताकि हम बहुत अच्छे से काम करके दिखाएंगे हमारा काम। हाँ, ऐप में सुधार करें, और ऐप में कुछ ना कुछ आए दिन चेंज होता रहता है। पिछला काम हमारे समझ में नहीं आता, उससे पहले चेंज हो जाता है। अब जैसे वर्कर्स हैं भाई, कम जैसे 10+2 भी हैं, उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है ये काम। भिवानी के राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का तीसरा दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम रहा। शिविर में दिन की शुरुआत योग व प्राणायाम से हुई। MNS राजकीय महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग से प्रोफेसर पूनम जोगपाल ने स्वयं सेविकाओं को संविधान में निहित महिला अधिकारों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी, और उन्होंने सभी स्वयं सेविकाओं को महिला सुरक्षा के लिए किए गए प्रयास के बारे में भी समझाया। राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के तीसरे दिन MNS महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर पूनम जोगपाल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह एक ऐसा दिन है जब हम महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान करते हैं और लिंग समानता को बढ़ावा देते हैं और आने वाली चुनौतियों पर विचार करते हैं।
उन्होंने अपने विचारों से जागरूक और उत्साहित करते हुए कहा कि महिला हेल्पलाइन से संबंधित बहुत सारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। सायंकालीन सत्र में आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयं सेवकों को आत्मरक्षा के दाव पेच सिखाए गए। महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं के से जुड़े मुद्दों पर लघु नाटकों का मंचन प्रतियोगिता में भाग लिए जाए, जिसमें लगभग 40 स्वयं सेविकाओं ने अपनी सहभागिता दर्ज की। तो मैं एनएसएस अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया एनएसएस कैंप को, और उनका एक दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि उन्होंने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुझे यहाँ बुलाया, इनवाइट किया और अपने शब्द बच्चों तक पहुँचाने की मुझे एक मुहिम में शामिल किया। और सभी आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी भारतवर्ष की सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई। और आज हम जो ये खुली हवा में सांस ले रहे हैं, खुले आसमान में जो महिलाएं उड़ रही हैं, वो शायद हमारे संविधान निर्माताओं की वजह है, जिन्होंने महिला अधिकारों को हमारे संविधान में शामिल किया। और आज हम उन अधिकारों का प्रयोग करके अपने व्यक्तित्व को हम विकसित कर पा रहे हैं। और ये महिला दिवस एक पहचान है कि महिला आज उस मकाम तक पहुंच चुकी है जहां से उसको अपने पंखों को उड़ान मिली है। राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में 7 दिवसीय शिविर का आरंभ जो है वो 6 मार्च 2025 को हो चुका है और आज तीसरा दिन हमारा कैंप का है। और आज का जो हमारा कैंप का थीम रहेगा वो वुमेन एम्पावरमेंट रहेगा, क्योंकि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। इसी के उपलक्ष्य में हमने आज का थीम रखा है। और आज हमारे बीच में मैडम पूनम जोगपाल जो है विस्तार व्याख्यान के लिए यहाँ पे पधारी हैं। इसके अलावा आज हमने लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए भी एक वर्कशॉप रखी है हमारे कैंप के अंदर। और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमने एक स्किट कंपटीशन का भी आज ये शिविर होता है। ये एनएसएस की विभिन्न गतिविधियों को जो है वो मुहिम को चलाता है। एनएसएस की जितनी भी गतिविधियां होती है वो इन कैंप्स में करवाई जाती हैं। सर, मुझे इस कैंप में आते हुए आज तीसरा दिन है। पहले दिन जब हमारे यहाँ ओपनिंग सेरेमनी हुई तो मेरा अनुभव यहाँ पहले दिन ही बदल गया था। मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की बजाय एक एडवांस लेवल स्टूडेंट अपने आप को महसूस कर रही थी, क्योंकि मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा। बहुत सारे ऐसे मैंने लेक्चर सुने जिनकी वजह से मेरे अंदर स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मुझे पता चला। और भी आज हमारे जो मुख्य थीम है, और मैं इस बात से बहुत गौरवान्वित हो रही हूँ कि आज का जो हमारा कैंप का जो तीसरा दिन है वुमेन एम्पावरमेंट, और आज के ही दिन हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज के दिन हम इस कैंप में हैं, जब हम इस महान दिवस को भी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। न जाने कितनी ही महिलाओं ने अपना योगदान दिया है, और उन महिलाओं को आज हम हमारे कैंप के माध्यम से उन्हें हम और ज़्यादा याद कर पा रहे हैं और उनके लिए अपना योगदान दे पा रहे हैं। सर, मैं त्रिलोकचंद प्राचार्य राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025 के शुभ अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी में इस अवसर पर एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं सेविकाओं को एक विशेष रूप से व्याख्यान का आयोजन किया गया है, सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार के माध्यम से हम ये प्रकट करना चाहते हैं कि समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, कल्याण के लिए महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और जब तक हमारी महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, जागरूक नहीं होंगी, सबल नहीं होंगी, तब तक हम एक अच्छे राष्ट्र का स्वप्न साकार होते नहीं देख सकते हैं। उन्हीं के माध्यम से ही समाज आगे बढ़ता है। मातृशक्ति के रूप में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है, और बच्चों के, बालिकाओं के विकास के माध्यम से ही हम एक अच्छे राष्ट्र का स्वप्न साकार होते देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन एवं स्कीम वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इससे पहले मिड डे मील कार्यकर्ताओं ने नेहरू पार्क में सभा की। सभा को संबोधित करते हुए यूनियन नेता राजबाला ने कहा कि मिड डे मील कार्यकर्ता निहायत गरीब, बेसहारा और विधवा महिलाएं हैं।
सरकारी स्कीम के तहत सरकारी स्कूलों में सेवाएं प्रदान करने वाली रसोइया सह सहायकों को बेहद कड़ी मेहनत करने पर भी केवल 7,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलता है, वह भी नियमित रूप से समय पर नहीं मिलता है। इन्हें वर्ष में 12 महीनों के बजाय 10 महीनों का मानदेय मिलता है, जबकि अन्य कर्मचारियों को 12 महीने का वेतन दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन एवं स्कीम वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। यूनियन के राज्य स्तरीय नेता राजबाला ने कहा कि मिड डे मील कार्यकर्ता को गर्मी व सर्दी की छुट्टियों के पैसे काट लिए जाते हैं। बच्चों की स्कूल कॉलेज की फीस, बीमारी में इलाज, बिजली बिल और घर के अन्य खर्चे चलाने मुश्किल हो जाते हैं। मिड डे मील कर्मियों के प्रति सरकार ने घोर संवेदनहीन और उदासीन रवैया अपनाया हुआ है। इतनी कम मानदेय राशि में इस बढ़ती महंगाई में घर का गुजारा होना बहुत ही मुश्किल है। सरकार 15वीं भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशें व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू नहीं कर रही, जिनके मुताबिक आज न्यूनतम वेतन कम से कम 26,000 रुपए महीना होना चाहिए और स्कीम वर्करों को कर्मचारी या श्रमिक का दर्जा देना चाहिए। गुजारे लायक मेहनताना नहीं तो कम से कम खुद सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन जितना मानदेय तो देना ही चाहिए। मिड डे मील कर्मी हाजिरी रजिस्टर, मासिक बंधे वेतन, महंगाई के हिसाब से इसमें सालाना बढ़ोतरी, जीवन बीमा, पीएफ, पेंशन, सवेतनावकाश, बीमार पड़ने पर इलाज इत्यादि सामाजिक सुरक्षा उपाय व हित लाभों से भी वंचित हैं। उन्होंने मांग की कि मिड डे मील कर्मियों के साथ हो रहे यह अन्याय व भेदभाव समाप्त किए जाएं। हमारी मांग ये है कि हम गरीब महिला हैं, गरीब परिवार से हैं, विडो हैं, हमारा गुजारा 7,000 में नहीं होता। ये 7 भी देते हैं तो 5 महीने 6 महीने करके 1 महीने का वेतन देते हैं, वो भी पूरा नहीं देते। वो भी 6,000 देते हैं, 1,000 फिर रख लेते हैं। कदे कहते स्टेट नहीं देती, कदे कहते सरकार नहीं देती। ये गरीब महिला ये कहाँ से गुजारा चलाएंगे? इनका बच्चों का पालन पोषण कर, ये सरकार ये बुरा बर्ताव कर रही है महिला के साथ। हमारा ये गुजारा नहीं होता इससे, और ये हमारे छुट्टियों के पैसे काटना बंद करे, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हमारा 12 महीना का वेतन दिया जाए, ये छुट्टियों के पैसे काटना बंद करे जाए। हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और आज हम परिवहन मंत्री को भी ये कहना चाहते हैं, जो बसों में महिलाओं की सीट होती है वो सिर्फ महिलाओं के लिए होनी चाहिए। ये नहीं है लिख तो दिया महिलाएं, वहाँ पुरुष बैठते हैं, तो उन बसों में भी महिलाओं को बैठना चाहिए, महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। सरकार से हम यही मांग करते हैं। और जितने भी महिलाओं का शोषण हो रहा है, मिड डे मील वर्कर है, उनके 7,000 रुपए आकर दे, वो भी घटाकर सरकार ने 6,000 रुपए कर दिए, 6,000 कर दिए। उनको भी बढ़ाया जाए, कम से कम 18,000 रुपए किए जाए चाहिए, क्योंकि सारा दिन वे बच्चों को खाना खिलाते हैं, उनके बर्तन साफ करती हैं। उनको भी न्याय देना चाहिए सरकार ने, तो उनको भी कम से कम 18,000 रुपए देने चाहिए। आज हमने हमारी मिड डे मील कार्यकर्ता बहनों को यहाँ बुलाया है, नेहरू पार्क से यहाँ प्रदर्शन करती हुई आई हैं और डीसी की मार्फत मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन सौंपेंगी। इनकी मांगे हैं, सरकार इनको टाइम पर तनख्वाह नहीं दे रही, मामूली सा इनको मेहनताना मिलता है 7,000 रुपये महीना, उसमें से भी अभी काट लेते हैं 1,000 रुपये, 6,000 रुपये मिलते हैं और वो भी टाइम पर नहीं मिलते। ड्रेस के 1 साल के 600 रुपये मिलते हैं, 600 रुपया में ना तो ड्रेस आती है ना सिलाई होती है। दूसरा, इनको सरकार ने इनको नियुक्त किया है, सरकारी स्कूलों में खाना बना रही है, सरकार इनको अपना कर्मचारी नहीं मान रही, बड़े दुख की बात है। और इनकी मांग है सरकार इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, तब तक इनको न्यूनतम वेतन 28,000 रुपये इनका लागू करे। जेसीआई भिवानी स्टार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में मातृशक्ति के सम्मान के साथ साथ विद्यालय में जगह जगह बर्ड फीडर्स लगाए गए। क्लब टीम द्वारा विशेष रूप से बर्ड फीडर्स बनवाए गए हैं, जिनमें प्लास्टिक की बोतल में पक्षियों के लिए दाना रखा गया है। इनको लकड़ी के फ्रेम के साथ साथ बांधकर अलग अलग जगह पेड़ों पर लटकाया गया। जेसीआई भिवानी स्टार के प्रधान संदीप अग्रवाल एवं संरक्षक गोपाल अग्रवाल ने बताया कि उनके संस्था ने पूरे शहर में यह मुहिम चला रखी है। जहां कहीं भी पक्षी जमीन पर बैठकर दाना खाते हैं, जिसे अन्य जानवर खराब करते रहते हैं, वहां उनकी संस्था द्वारा बर्ड फीडर्स लगा दिए जाते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जेसीआई भिवानी स्टार द्वारा पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जगह जगह बर्ड फीडर्स लगाए गए ताकि पक्षियों को सुरक्षित स्थान पर दाना मिल सके और उसे कई अन्य जानवर खराब न कर सके। जेसीआई पूर्व प्रधान अनिल बंसल ने बताया कि बर्ड फीडर्स का उनके दिमाग में विचार तब आया तब जमीन पर दाना चुगते हुए कबूतरों में से एक कबूतर को कुत्ते ने झट से पकड़ लिया और उसे अपना ग्रास बना लिया। उसके बाद से इस संस्था ने हुड्डा पार्क सहित अनेक जगहों पर बर्ड फीडर्स लगाने का बेड़ा उठाया। 10-15 दिन के अंतराल पर उनकी संस्था के सदस्य रिफिल भी करते हैं और उनकी साफ सफाई भी करते हैं। विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर कुलन कौर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक विशेष और अनूठी पहल विद्यालय में की गई, जिसके तहत अध्यापक अध्यापिकाओं को बर्ड फीडर्स बनाना भी सिखाया गया और किस प्रकार से बोतल में छेद करके ऊपर से दाना डालना है, यह सब विधि बताई गई। में जेसीआई स्टार टीम ने पक्षियों के लिए बर्ड फीडर वितरित किए हैं जो पक्षियों की संख्या में वृद्धि करेंगे और पक्षी अपना दाना पानी ग्रहण करेंगे, जिससे प्रकृति का संतुलन बनेगा और बच्चों को नई शिक्षा मिलेगी कि हमें प्रकृति से तालमेल करना है और कैसे अपने चीजों को संजोए रखना है, अच्छी नैतिकता के गुण सीखने हैं। प्रकृति, पक्षी, पेड़ पौधे हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। मैं जेसीआई टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है बर्ड फीडर का परमानेंट जेसीआई भिवानी स्टार का, जो हमारे अनिल जी ने स्टार्ट किया हुआ है। मैडम गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल जी, इनके एक छोटे से आग्रह पर इन्होंने जो बर्ड फीडर की हमारे से ये डिमांड की थी कि यहाँ पर पक्षी वगैरह आते हैं पेड़ों पर, उनके लिए यहाँ पर लगाई जाए। तो हम स्कूल स्टाफ का, मैडम का, मनोज जी का धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने जेसीआई स्टार को सौभाग्य दिया और हमारी किस्मत है कि हम यहाँ पर स्कूल में आए। इसके लिए हम स्कूल के सारे स्टाफ का धन्यवाद करते हैं जेसीआई स्टार टीम द्वारा। और अब चलते चलते सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की नई रिपोर्ट में सामने आया है कि सर्दियों में भी देश के 173 शहर वायु प्रदूषण के राष्ट्रीय मानक पूरा करने में विफल रहे। इस बार सर्दियों में वायु प्रदूषण अधिक बना रहा। 238 शहरों में से 173 में औसत PM 2.5 का स्तर भारत के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों से अधिक था। यही नहीं, कोई भी शहर WHO के 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के दिशा निर्देश को पूरा नहीं करता। 1 अक्टूबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक की अवधि पर तैयार की गई रिपोर्ट बताती है कि 2024-25 की सर्दियों में दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा। यहाँ पूरे मौसम में PM 2.5 की औसत स्तर 159 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था। पिछली सर्दियों में दौरान भी दिल्ली 171 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के उच्च औसत के साथ सूची में सबसे ऊपर थी। 2024-25 की सर्दियों में बर्नी हॉट 157 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज करते हुए दूसरे स्थान पर रहा। शीर्ष 10 शहरों में सबसे प्रदूषित शहरों में हाजीपुर, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, पटना, आसनसोल, दुर्गपुर और चरखी दादरी शामिल हैं। शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली के साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और आसाम में स्थित हैं। राज्य स्तर पर राजस्थान के 34 शहर, बिहार के 24 शहर और बंगाल के 7 शहरों में सभी निगरानी के बावजूद राष्ट्रीय स्तर से अधिक प्रदूषण था। CREA के विश्लेषक ने कहा कि भारतीय शहरों में वार्षिक औसत प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सर्दियों के वायु प्रदूषण को कम करना आवश्यक है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। पवन कुमार ने शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन का पदभार संभाला, कहा जल्द करवाई जाएंगी HTET की परीक्षा। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर DC को सौंपा ज्ञापन। राजकीय महिला महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर में छात्राओं को सिखाए आत्मरक्षा के गुर। अपनी मांगों को लेकर मिड डे मील कार्यकर्ताओं ने जताया रोष, DC को दिया ज्ञापन। जेसीआई भिवानी स्टार ने लगाए बर्ड फीडर्स। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।